भड़वे हैं, तुझे शर्म ना आई? तू साले, तुझे तो कह सकता हूं मैं, क्योंकि होने वाला है ना तू मेरा। हाँ जी ना साले, उस साल पहले तक तो ये कहता रहा है, ये जो एक्स मुस्लिम मेहनत कर रहे हैं, इसका फल तो तुम ही खाओगे। लो, मेहनत भी वो कर गया और फल भी वही खा गया। ब्लडी फूल। ये चूतड़वेदी को सुन के मुझे वो लतीफा याद आया। एक एक्स मुस्लिम बॉस था और सनातनी उसका मजदूर था, लेबर वर्कर, काम वाला। तो एक्स मुस्लिम बॉस ने जनाब सनातनी को बुला के पूछा, ये बताओ कि चुमा चाटी मेहनत है या मजा? सुन रहे हैं आप? एक्स मुस्लिम एक बॉस था, उसका काम वाला था सनातनी, जिसकी बीवी भी जो है ना वो सर्वेंट क्वार्टर में रहा करती थी, एक्स मुस्लिम के घर में ही। तो उसने अपने मजदूर से कहा, सर्वेंट से कहा, बताओ चुम्मा चाटी मजा है या मेहनत? उसने कहा सब मजा ही होगा, क्योंकि अगर मेहनत होती तो ये काम भी आप हमसे ही कराते। मकसद कहने का ये है कि सनातनियों को सब मेहनत का काम दिया गया और मजे के काम एच मुचलिम्स ही करते रहे। ये जरा सुनो, सुनो क्या था, क्या चेक करना। मिलाकर ये जो काम कर रहे हैं, इसकी फसल जो हो रही है वो काटनी तो आपने है, लाभ तो आपका है। लाभ तो आपका है बेटा, उधर जो बिच्छू और सांप फिर रहे थे वो भी सनातनियों के हाथ नहीं आए। लाभ तो आपका है। तो इन लोगों को मजबूत बनाओ, और ये बाहर के स्रोत से इसलिए आएंगे कि आपके पास ऐसे लोग डेवलप करने का कोई तरीका ही नहीं है। लो, उसने सनातनियों को यह कहकर कन्विंस कर दिया कि मुसलमानों का मुकाबला करने की क्षमता और तप्पड़ और गुर्दा और पानी आप में नहीं है। यू डोंट हैव एनी बॉल्स टू फेस मुस्लिम्स। यस, ही इज राइट, एग्जैक्टली। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चलो यार, एक्स मुस्लिम को लेके आते हैं। तो भुगतो, ये है वो जनाब कि इनको आगे लाओ, फसल तो वो ही काटेंगे। ये बंदा बोलता रहा है, ठीक है ना जी। अब आपको बड़ी मजे की आगे मैंने चीज सुनानी है कि आज का प्रोग्राम क्यों हो रहा है, ठीक है जी। ये आपने सुन ली तारीफें तुरूफें। अब आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस जोड़ने के लिए मैं आगे बढ़ने लगा हूं। तवज्जो से बात सुननी है, क्योंकि यहां से बात बेसिकली आज की बात को समझने के लिए बैकग्राउंड जो मैं आपको दे रहा हूं यह बड़ा जरूरी है। तो ये बैकग्राउंड ले लें जरा। अरसा हुआ समीर अपने घर को छोड़कर चूतड़वेदी के घर में शरण लेता है। खान पान, नहान धोन सोन और पेला पलोन वहीं पर चल रहा था। इसी समय आजाद ग्राउंड, जो कि 9 साल पहले तुफैल चूतड़वेदी के साथ पुणे में एक मीटिंग कर चुका था, पुणे में 9 साल पहले हुई इस मीटिंग में, जो कि पुणे में हुई थी, यह प्लान बनाया गया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खड़ा करना चाहिए। आज से 9 साल पहले इंडिया के अंदर पुणे में यह मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुल 5 लोग थे, जिनमें से एक चूतड़वेदी और दूसरा आजाद ग्राउंड था। चूतड़वेदी का 9 साल पहले चूंकि आजाद ग्राउंड के साथ लिंक जुड़ चुका था, और ये होटल में बैठकर खाना खाते हुए भविष्य के अंदर उन सपनों को देख रहे थे कि जिसमें सनातनियों से माल लूटकर इस्लाम से नफरत फैलाने का घिनौना धंधा, गंदा
ये गंदा अंडा करेगा। ये प्लान बना। समीर कुछ साल पहले जब अपने घर से अपनी बीवी को छोड़कर पड़ोसी के सहारे तुफैल चूतड़ वेदी की शरण में गया और वहां रहने लगा, तो चूतड़ वेदी ने उसके नाम पर एक ठीक ठाक फंड्स मंगवाए। अब ठीक ठाक जब पैसा इकट्ठा हो गया, तो जब गांव बसता है तो निवासी भी आते हैं, जब फैक्ट्री लगती है तो मजदूर भी आता है, हाँ जी, जब मेज सजती है तो मेहमान भी आता है। तो जब ठीक ठाक पैसे इकट्ठे होने लगे, तो समीर को समीर की गुर्बत का और समीर की टीटो पार्टी का फायदा उठाने के लिए जनाब बुलाया गया। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब पता नहीं लोगों, मुझे इधर नजर नहीं आ रहा, इधर क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा? रुकें जरा। जी जनाब, आपको आवाज आ रही होगी अब, ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये पहले बैकग्राउंड ले लें। हुआ ये कि समीर जब अपना घर छोड़कर चूतड़ वेदी के पास रहने के लिए आया, ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हुआ, लोग बसे, अब जरूरत थी कुछ लोगों की। अब हुआ ये कि 9 साल पहले जो मीटिंग हुई थी वो प्लान दोबारा सामने आया, और हुआ ये, आजाद ग्राउंड को कॉल की गई। आजाद ग्राउंड को कॉल की गई, तब तक वो समीर को इस तरीके से नहीं जानता था। उसको नहीं पता था कि समीर का चरित्र या समीर का प्लान क्या है। तुफैल चूतड़वेदी के घर के ऊपर आजाद ग्राउंड और समीर की मुलाकात होती है, एक खाने पर मुलाकात होती है और बैठते हैं, गपशप करते हैं। उसी क्षण ये प्लान बनता है कि समीर और आजाद ग्राउंड का गैंग बनाकर इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकने का कारोबार शुरू किया जाए। उसका चैनल बनवाया गया, आजाद ग्राउंड के साथ बैठकर स्ट्रीम्स की गई। आजाद ग्राउंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन का, लोनलीनेस का शिकार हो चुका था। समीर यहां से टूटा हुआ था, नोनो साथ देना छोड़ चुकी थी, बिल्कुल तन्हा था। एक बुढ़े तजर्बाकार के साथ बंद कमरे के अंदर रातें गुजारना उसको रास आ गया और नोनो फड़फड़ाने लगी। इसी असना में यहां दूसरी पार्टी जन्म ले रही थी, जिस पार्टी का नाम था साहिल और एडम पार्टी। ये सारी हकीकत मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये हकीकत है। अब वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। आजाद ग्राउंड पर समीर की डार्क सीक्रेट्स जो हैं, डर्टी नॉटी सीक्रेट्स, वो खुलना शुरू हुए। क्योंकि आजाद मेहनत मजदूरी करता था, ग्राउंड पे काम करता था, रात को इधर उधर कुत्तों के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी किया करता था। कभी किसी गली में भौंकने चले जाना, कभी किसी मोहल्ले के चौक में खड़े होकर भौंकना, कभी किसी कुत्ते से पंगा ले लेना। कई दफा तो ऐसे होता था कि आजाद ग्राउंड के मोहल्ले के कुत्ते सब भौंक रहे होते थे, इसकी तरफ देखकर कहते थे, आजाद तू नहीं भौंकता? कहता छोड़ो, भौंक कर क्या करना है, आखिर में काटनी तो दंदी ही है। तो इस तरह की बातें, ये जिंदगी अपने सफर पर पटरी पर चलने लगी। एक रात आजाद ग्राउंड वापस लौटता है और समीर को बड़ी खतरनाक हालत के अंदर पाता है, बड़ी खतरनाक हालत में। वो हालत ये थी कि समीर भड़वागिरी करते हुए औरतों का रेट लगवा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आजाद से ये घिनौनी हरकत देखी ना गई, और ये याद रखना चाहिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि समीर आजाद को अपना दूसरा बाप, नहीं तीसरा, हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि पहला जो इसकी अम्मी पर चढ़ा और दूसरा जो इस पर चढ़ा और तीसरा जो इसको उतारा, ठीक हो गया, 3 बाप। जैसे सेक्रेट गेम्स के अंदर गाय तोंडे के 3 बाप होते हैं।
इसी तरह समीर के 3 बाप थे। पहला मैंने आपको बता दिया, उसको तो छोड़ाया था। दूसरा चूतड़वेदी था, जो अब इनकार कर रहा है कि मेरा ये बेटा नहीं। क्योंकि जब आप किसी बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं, तो फिर आपके फोन पर मैसेज भी आता है, ठीक है ना जी, फिर मैसेज आता है। तो जब आपने बोल दिया मैं इसका अब्बा हूं, और उसने और कहता जी इसने वो उसको गोत्र भी दान कर दिया था। इसने जब सनातन धर्म स्वीकार किया था तो समीर अपने साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी क्यों लगाता था? क्योंकि इसने गोत्र दान किया था तुफैल चतुर्वेदी ने। हाँ जी, इसने दान किया था गोत्र अपना, उसने अपना नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी रख दिया, अब बदल दिया, अब भट्ट बना लिया हुआ है। पता नहीं पूजा भट्ट का ये भाई ये बना है या क्या बना है। हाँ जी, महेश भट्ट को भी बड़ा शौक था फैमिली के अंदर ही गंद डालने का, वो बेटी को ही चूमता रहता था, पूजा को। तो मुझे लगता है अब ये चूमा चाटी की यहां तक पहुंची, अब ये सिद्धार्थ भट्ट बन गया है, अब ये फिर चूमा चाटी शुरू करना चाह रहा है। तो भाई जो होता है सनातन के अंदर ही होता है, हमें नहीं पता। हाँ सीधी बात है, मैं तो बाहर बैठ के देखता हूं कि चल क्या रहा है। अब हुआ ये, आजाद पर वो अंधेरी काली ठंडी और लंबी रातों के गीले गीले राज खुलने लगे। आजाद को पता चला कि इस्लाम पर भोंकने के साथ साथ समीर ने ओवर टाइम भी शुरू कर दिया है, और उस ओवर टाइम में वो सनातनी महिलाओं का रेट इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहा है, जिससे शुद्ध यूएसडी वो ले रहा है और सीएडी भी ले रहा है। अब ये बड़ी दुर्घटना थी। आजाद ने कहा ओ मेरी राधा, जो मिलेगा करेंगे आधा आधा। अब समीर पर लालच और हवस के बादल छा चुके थे। उसने अपनी आंखों से देख लिया कि थोड़े से टैलेंट और ज्यादा से झूठ के साथ ढेरों पैसा इकट्ठा करना सनातनियों को बेवकूफ बनाते हुए एक कतई मुश्किल नहीं है। अब समीर की हट गई और आजाद की फट गई। तो ये जब चीजें हुई ना, आजाद ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। मगर मसला यह पड़ गया कि आजाद की पावर कमजोर हो रही थी। उसकी वजह यह है कि वो बुढ़ा था। समीर के पास टैलेंट यह था कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया, उसके पास यह टैलेंट था। 18 साल उसने बॉलीवुड की तबलीगी जमात में लगाए हुए थे। तो लड़की को सेट करना और फंसाना उसके बाएं हाथ का काम था। आजाद के पास स्किल कोई नहीं थी। ऊपर से आजाद का थोबड़ा कैम में आ चुका था, लोग थूकना भी उस तरफ पसंद ना करते। समीर को थोड़ा बहुत मुंह मत्थे लगता था। अब स्टोरी यहां से ट्विस्ट लेती है। आजाद ग्राउंड ने पब्लिक के सामने निकलकर समीर के राजों को खोलना, फाश करने का इरादा किया। अब यह सबसे कठिन निर्णय था जो समीर के पीक के टाइम के ऊपर आजाद ग्राउंड ले सकता था। उसकी वजह यह है, इस समीर पॉपुलैरिटी के बादलों को छू रहा था, दिल्ली का डॉन बन चुका था। सनातनी समीर के घर के कुत्ते बन चुके थे। महिलाएं उसकी रखेलें और तवाइफें और गोपियां बन चुकी थीं। वो जीते जी श्री कृष्णा के जीवन का आनंद ले रहा था। इसी समय आजाद ग्राउंड ने अपना सबसे बड़ा रिस्क खेला, और वो रिस्क था समीर के राजों को खोलना। समीर के पास 2 ऑप्शंस थी। एक ये कि आंखों में आंखें डालकर आजाद ग्राउंड को कन्फ्रंट करे, मगर ऐसा करने से समीर कमजोर पड़ सकता था और कई सनातनियों का वोट आजाद ग्राउंड की तरफ जा सकता था। क्योंकि सनातनी को बेवकूफ बनाना है तो वो इमोशनल तरीके से बनाया जाता है। थोड़ा रोना, थोड़ा धोना, कुछ आंसू, कुछ सिसकियां, कुछ दुखड़े, कुछ गम, कभी खुशी कभी गम। तो इस तारा रमपम के सीक्वेंस के साथ समीर ने आजाद को कन्फ्रंट करने का इरादा किया। समीर ने रोना मचाया, आप तो मेरे बाप थे, मैं आपको बाप समझता था,
आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? 1.5 साल पहले इस स्टोरी को मैं कवर कर चुका हूं, आप खुद सुने। जी, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई। बाद में मैंने अंत में ये चूंकि शोर करेगा तो दूसरी आईडी से सुनाता हूँ, दूसरी आईडी से आपको सुनाता हूँ ये सारी स्टोरी जो मैंने कवर की है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई। बाद में मैंने अंत में उनको यही मैसेज दे करके बोला है, सर अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे एक्सपोज कीजिएगा, बताइएगा लोगों को, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने मुझे सुने बिना एक तरफा मेरे बारे में फैसला लिया है। हो सकता है उनके पास ऐसी कोई चीज हो जो मेरी गलती है, तभी तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वो कमी और मेरी वो गलती वो लोगों को बता दे, प्लीज बता दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके कि मुझे एक्सपोज कर दे, विद प्रूफ कर दे मुझे एक्सपोज, ताकि मेरे जैसा कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मोमेंट में ना जुड़ सके और लोग सोच समझ के किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। तो वो बता दें, अगर वो बता देते हैं तो उनका एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे लिए वो कल भी बाप थे, मेरे लिए वो आज भी बाप है, मेरे लिए वो हमेशा बाप ही रहेंगे, भले मैं उनके लिए बेटा नहीं रहा। आजाद जी, मैं आपको हमेशा अपना बाप ही मानूंगा, क्योंकि मैं नालायक तो हो सकता हूं, अहमक तो हो सकता हूं, पर नाजायज नहीं हूं। जी जनाब, आपने सुना। आज से 1.5 साल पहले जो घटनाएं घट रही थीं इस नालायक बेटे और उस नाजायज बाप के दरमियान, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं आजाद ने समीर के बारे में क्या कहा। जब उससे पूछा गया कि आप समीर से क्यों दूर हैं, समीर ने आजाद ने क्या कहा, यह जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। 1.5 साल पहले क्या चल रहा था इनके जनाब, सूरत-ए-हाल क्या थी। एक मिनट रुकिएगा। ये देखें जी, सुनिएगा जरा। जब आजाद से समीर के बारे में पूछा गया तो समीर के बारे में आजाद ने क्या कहा, सुने। समीर को वापस लो। जी सर, मैं जिंदगी में कभी नहीं लूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। समीर एक्स मुस्लिम फेक नहीं, रियल है। और समीर मेरा सगा बेटा भी अगर होता तो मैं उसकी जिंदगी भर सूरत नहीं देखता। ऐसा क्या हुआ था कि सगा बेटा भी अगर समीर होता तो कभी आजाद उसकी सूरत ना देखता? ऐसा क्या हुआ था, सुने। और मेरा बेटे ने भी अगर कोई ऐसा काम किया तो मैंने देखूंगा, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैंने कभी नहीं उसको देशद्रोही कहा। अगर देशद्रोही होता तो मैं आप लोगों से भी कहता कि ये देशद्रोही है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि वो देशद्रोही है। वो रियल एक्स मुस्लिम है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसका जो बिजनेस है क्या है उसे आजाद बताता है। वो बिजनेस क्या है वो उसी से पूछो, लेकिन वो बिजनेस मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसकी लाश पर भी नहीं जाऊंगा। वो बिजनेस अगर मेरा बेटा भी करेगा तो मैं उसकी लाश पर नहीं जाऊंगा। ओके, अगर दूसरी कोई बात है। ठीक हो गया जी। ये आपने सुन लिया। अब आपको दोबारा से मैं माजी के अंदर लेकर जाना चाहता हूं। दोबारा मेरे साथ चले। ये सारे बैकग्राउंड के बाद समीर और आजाद दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। अब यही सोच थी सुनने वालों की कि शायद अब सब अमन, आश्ती, शांति, उन्नति के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और इस्लाम के खिलाफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट को खड़ा करते जाएंगे। मगर अचानक एक सुबह नया मोड़ आया। वो मोड़ ये था कि एक लड़की जिसके साथ लव जिहाद हुआ था, इन्वर्टेड कोमास, 2 बच्चों की मां का इंटरव्यू पीपी बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम के चैनल पर पब्लिश होता है। उस इंटरव्यू में वो लड़की अपनी दुख भरी कथा हिंदुओं को सुनाती है और एज यूजुअल ये कैपिटल सी हिंदू वहां दान का ढेर लगाना शुरू कर देते हैं।
इस प्रोग्राम के चलते लड़की बातों बातों में पीपी को बोलती है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इस्लाम पर भौंकने के लिए मोबाइल चाहिए। पीपी का दिमाग घूमता है और वो सोचने लगती है कि मैं किससे मदद लूं। उसके दिमाग में उसका अपना बेटा समीर आता है, जिसको किसी समय में उसने अपना फोन हदियतन, तोहफतन, गिफ्ट के तौर पर दिया था कि बेटा चलो भौंकना ही है, मेरे पास हो या तुम्हारे पास हो, भौंकना तो भौंकना है, ये लो तुम ले लो। वो फोन समीर के पास था। पीपी का दिमाग उस लड़की के इस सवाल पर फौरन समीर की तरफ जाता है। फोन उठा, समीर को कॉल की और कहा आज एक लड़की लव जिहाद का शिकार थी, इस्लाम पर भौंकने के लिए तुरंत रेडी है, कृपया वो फोन, अगर तुम्हारे पास और आ चुका है, 4 पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, वो फोन इस लड़की को दे दो। समीर ने कहा माताजी आप कहें और मैं इनकार कर दूं? बताएं उस लड़की का नंबर दीजिए, मैं उससे बात करता हूं और उसको फोन वापस कर देता हूं गिफ्ट के तौर पर। अब ये वो रात थी जिस रात ने समीर की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब तवज्जो रखिएगा, तवज्जो तवज्जो, इधर मेरी तरफ, कान इधर मेरी तरफ, बाकी छोड़ दे, दुनिया भाड़ में जाए। समीर फोन उठाता है और उस लड़की को कॉल करता है कि पीपी यानी कि मेरी माता ने मुझे कहा कि तुम्हें ये गिफ्ट दे दूं, बताइए ये गिफ्ट कैसे, कहां और कब देना है। वो लड़की जो समीर को एक देवता के रूप में देखती थी, प्रभावित हुई और प्रेम में चूर होने लगी, जैसे राधा श्री कृष्णा को देखकर पिघलने लगती थी, ढलने लगती थी, उछलने लगती थी। समीर ने देखा कि लड़की तो मुझसे ज्यादा तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही है और रेडी बैठी है। फल पक चुका है, रस टपक चुका है, टहनी लटक चुकी है। तो समीर श्री कृष्णा के भक्त ने बांसुरी उठाकर सुराख में उंगली दे दी और उसने गपशप शुरू कर दी। फोन उस महिला के पास चला गया, समीर की गपशप शुरू हुई। पूजा उपाध्याय अपने जीवन में फिर आगे बढ़ने लगी। पूजा उपाध्याय बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। न्यूज नेशन ने बुलाया, इंडिया टुडे ने बुलाया और बड़े चैनल्स उसको बुलाने लगे और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। इसी दिन पूरे 1 साल बाद पूजा उपाध्याय को दोबारा एक लड़की का फोन आता है और गेस व्हाट, आपको जानकर हैरानगी होगी, 1 साल बाद कॉल करने वाली लड़की वही थी जो लव जिहाद का शिकार होकर पीपी को इस्लाम के खिलाफ इंटरव्यू दे चुकी थी। पीपी घबराई, उलझन का शिकार हुई। आज 1 साल बाद दीदी खैर से, कोई समस्या, कोई इशू, कोई प्रश्न? दूसरी साइड से आवाज आई, मैं पुलिस स्टेशन में हूं। पीपी की पीपी निकल गई और फटक उछलकर सीट से कहने लगी खैर है, पुलिस स्टेशन में क्यों? दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके बेटे ने मोबाइल तो दिया ही दिया, साथ में टावर भी दे दिया। अब वो कुतुब मीनार अंदर जाकर सिग्नल छोड़ रहा है और मुझे फोड़ रहा है। पीपी के तो जैसे जमीन निकल गई पांव से। झट उसने समीर को कॉल लगाई, समीर कॉल ना उठाए। वो थड़थड़ाने लगी, ऑडियो मैसेज भेजा। समीर ने कहा अभी बाहर हूं, न जाने किसी और शिकार में निकला होगा, मगर उसने उस वक्त कॉल ना उठाई। पीपी इंतजार के मारे परेशान और इस्तराब का शिकार थी। इसी क्षण एकदम टर टर फोन खड़कता है। पीपी भागकर फोन की तरफ जाती है कि इस मसले को सुलझाऊं, कहीं पुलिस केस ना बन जाए, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की नाक ना कट जाए। समीर ने फोन उठाते ही पीपी को कहा, जी माता जी,
सब ठीक, खैरियत, क्या हुआ? उन्होंने कहा, बे झोपड़ी के साल पहले तुझे फोन देने का कहा था, तूने खून कर दिया। एक क्या चक्कर है? ओए होए होए होए, मत पूछे मत पूछे मत पूछे यार, मत ही पूछे। समीर ने कहा, मैं इस लड़की से विवाह कर चुका हूं और इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसने मुझे तंग किया, मैंने पीट दिया। उस लड़की को चांटों, मुक्कों, हूरों, ठुड्डों, लातों से मारा गया और वो लड़की पुलिस स्टेशन में बैठी। अब उस लड़की ने न सिर्फ ये कि इसकी माता को कॉल मिलाई, बल्कि इसके पिता को भी कॉल, यानी कि चूतड़ वेदी को कॉल भी मिला दी। अभी तक वो लड़की यही समझ रही थी कि शायद वो अकेली राम की सीता है। उसको नहीं पता था कि राम जी पास टाइम में सुर्पनखा को भी पेल दिया कर। अब जनाब सीन कुछ यूं बना कि ये लव ट्राइएंगल करण जौहर की मूवी की तरह आगे खुलने लगा है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मगर इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आपको जानना जरूरी है कि जब उस लड़की ने पूजा उपाध्याय को बताया कि जनाब मेरे साथ तो इसने शादी की है, पूजा उपाध्याय ने कहा कि मुझे तो ये बता रहा था कि मेरी बहन है। उसने कहा कि ये तो मुझे कह रहा था कि ये मेरी बहन है। ये ऐसा बहन विवाह करने वाला है कि ये बहन थी, उसको बोल रहा था। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब उस लड़की ने पूजा उपाध्याय की जुबान से यह सुना, उसने कहा कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि 4 से 5 और लड़कियां समीर के इस तर्क का और इस स्वार्थ का और इस चस्के का शिकार हो चुकी हैं और जाकर उनको मिल चुका है और गेम डाल चुका है, उनका गेम बजा चुका है, उनका खाता खोल चुका है। ये थी। अब आपने गौर से सुननी है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उस लड़की ने दूसरी बीवी के साथ बात करते हुए की। और ये याद रखना है कि ये दोनों महिलाएं सनातनी हैं और ये कोई 4-5 और लड़कियों के बारे में भी बातें कर रही हैं जिनको समीर शादी का झांसा देकर पेल चुका है। ये याद रखिएगा। चलें सुने क्या बात होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और ये एक घिनौना सपना है जो सनातनी महिला देख सकती है कि उसका पति किसी और के साथ विवाह करके ठोका ठाकी और पेला पाली कर रहा हो। ये लंबी ऑडियो है मगर आपने इसको गौर से सुननी है, करीबन 10 मिनट की। फिर इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता चलूंगा। सुने जी आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, क्या बोला प्रिया ने? कुछ नहीं, क्या है, हम दोनों की जिंदगी ही खत्म है, जो होना तो हो गया और कुछ बचा थोड़ी ना है। हाँ, मेरा तो सोचो, मेरे तो क्या बोलूं मैं। तुमसे कैसे जी रहे हो? मैं कहाँ जी रही हूँ यार, ये कोई जिंदगी है? हाँ, ये कोई जिंदगी है मेरी? हाँ, पति होते हुए भी बिना पति के हूँ मैं, कमा कर खा रही हूँ पति के होते अलावा और कुछ चाहिए नहीं। और लेकिन मुझे उसके सिवा और कुछ चाहिए नहीं। तो मुझे भी तो उसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए था। मैंने कौन सा उससे पैसे मांगती थी? मैं कौन सा उसके से कहती थी कि मुझे धन दौलत दे? मैं भी तो उसको ही सिर्फ चाहती थी, कहती थी मुझे सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। और सिद्धार्थ का जो मम्मी परवीन मॉम, हाँ, उससे क्या बात करोगी? वो तो खुद इससे गुस्से में है। जब मेरे को इसने मारपीट किया था ना, तो वो खुद गुस्से में है। कौन की नंबर है आपके पास? क्या बात करोगी? वही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कुछ बातें नहीं करनी है मुझे, बस तुम एक सवाल करनी है।